हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास में ध्वनि के बारे में। तो आज ध्वनि के बारे में पढ़ाया जाएगा, साउंड के बारे में। अभी तक जो है फिजिक्स की जितनी भी क्लास हुई थी उसमें जो है आपको प्रकाश पढ़ाया गया है। प्रकाश का पूरा जो है वन लाइनर प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया गया था, तो वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आज से हम लोग ध्वनि यानी साउंड शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं साउंड के बारे में। देखिएगा, साउंड जो है ये एक ऊर्जा है। क्या है? जो साउंड है यानी कि ध्वनि जो है ये एक ऊर्जा का रूप है, जो है किसी कंपन से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? कंपन से। यानी कि साउंड जब भी उत्पन्न होगा तो कहीं पे जब कुछ कम पायमान होता है तो वहाँ से साउंड उत्पन्न होता है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर जैसे एक स्प्रिंग है, अगर हम इसको खींच के छोड़ेंगे तो इसमें जो है कंपन होगा, तो कंपन के थ्रू जो है इसमें ध्वनि सुनाई पड़ेगी। जैसे जो वाद्य यंत्र होते हैं अपने, जिसमें तार लगे होते हैं, सितार वगैरह जैसे है, इसको जब थोड़ा सा छेड़ा जाता है तो इसमें कंपन होने लगता है, जिससे इसमें आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो आवाज़ तभी उत्पन्न होती है जो कंपन होता है। अब जैसे आप सोचेंगे कि हम लोग जो बोल रहे हैं इसमें कहाँ कंपन हो रहा है, तो हमारे देखो गले में जो है वो स्वर तंत्र होता है। क्या होता है? स्वर तंत्र, जिसमें जो है कंपन होता है, उससे ही आवाज़ निकलती है। ठीक है, और इसमें आवाज़ सुनाई कैसे देती है? जब भी जो है जहाँ पे आवाज़ निकलती है वो माध्यम में, जैसे कि हवा हुआ, जल हुआ या ठोस हुआ, जो भी है, उसके कण से टकराती है। ठीक है, तो उसके कण जो है जब ये कंपन द्वारा हवा से उसके कण से टकराती है तो वो कंपन करने लगता है, और अपने बगल वाले कण को वो भी कंपन करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कंपन एक दूसरे को करते हुए ये तरंग जो है आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ध्वनि जो है वो तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। किसके रूप में? तरंग के रूप में। ठीक है, ये जो है जब भी किसी माध्यम में हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वो तरंग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। माध्यम के जो कण है वो खुद जो है दूरी तय नहीं करते, वो अपने स्थान पर कंपन करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कई कण हैं माध्यम में, तो अगर ध्वनि यहाँ से उत्पन्न हुई है, ये कण जो है ये अपने आगे पीछे कंपन करते उसको टक्कर मारेगा। इसको जब टक्कर लगेगा ये भी आगे पीछे कंपन करेगा, ऐसे इसको टक्कर मारेगा, ये भी करेगा। इस हिसाब से ये कण यहीं पे रहेंगे, लेकिन ये जो है आगे पीछे कंपन करते हुए, टक्कर मारते हुए, ये जो है तरंग के रूप में ध्वनि को आगे भेज देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई अच्छे से? चलिए अच्छा आगे देखते हैं। देखिएगा, ध्वनि को जो है चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? माध्यम की। जैसे हमने प्रकाश में पढ़ा था, प्रकाश को जो है चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं थी, और प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में थी? निर्वात में। ठीक है, निर्वात में, यानी कोई माध्यम नहीं होता उसमें, वहाँ पे इसकी चाल प्रकाश की सबसे ज़्यादा थी। लेकिन जो ध्वनि है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि को चलने के लिए ठोस, द्रव, गैस जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये याद रखिएगा, निर्वात में ध्वनि जो है ये नहीं चलती, क्योंकि उसमें माध्यम नहीं होता निर्वात में, तो निर्वात में ध्वनि जो है नहीं चलती। इसी कारण से जो है अंतरिक्ष की आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखेंगे ध्वनि की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उससे कम द्रव में होती है, और सबसे कम जो है गैस में होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उससे कम द्रव में होती है, और सबसे कम गैस में होती है ध्वनि की चाल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देखिएगा, इसमें बताया गया ध्वनि की तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? ये अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब ये जो है माध्यम, इसमें जो है कण की कंपन की जो दिशा होती है वो उसी दिशा में होती है जिस दिशा में जो है जिस दिशा में चलती है उसी दिशा के समानांतर जो है कण भी कंपन करते हैं। जैसे कि तरंग, जैसे इधर जो है तरंग इधर जा रही है, तो माध्यम के जो कण है वो भी जो है ऐसे ही कंपन करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? और जो अनुप्रस्थ तरंग होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो है तरंग ऐसे जा रही है तो माध्यम के कण जो है वो ऐसे कंपन करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, वो होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, और जो समानांतर जो है कंपन करते हैं तरंग की दिशा के, उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो हमारी ध्वनि कैसी है? वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, और जो प्रकाश था वो कैसा था? वो था अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा देखिएगा, इसे आवृत्ति के आधार पे 3 तरह से जो है देखा जाता है। कैसे? 20 हर्ट्ज से अगर कम है आवृत्ति, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपश्रव्य तरंग। ये हम सुन नहीं सकते अपने कान से। ठीक है, मनुष्य जो है अपने कान से सिर्फ 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही अपने कान से सुन सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं श्रव्य तरंग। ठीक है, और इससे अधिक जो है वो भी हम अपने कान द्वारा नहीं सुन सकते, तो उसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। ठीक है, पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से अधिक, श्रव्य 20 से 20,000 और अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से
कम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा इसमें जो कुछ बातें हैं उसे अच्छे से समझिएगा। ये जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति ये क्या होती है, तो देखिएगा ये आवृत्ति का मतलब है प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की जो संख्या है उसको जो है आवृत्ति बोलते हैं। यानी एक सेकंड में कोई भी कण कितनी बार कर रहा है, ठीक है, उसे बोला जाता है आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति। और इसका जो है मात्रक हो जाता है हर्ट्ज। ठीक है, HZ से इसे प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे आयाम। अब ये आयाम क्या होता है, जब भी कण कंपन करती है, ठीक है, जो कण कंपन कर रही है, मान लीजिए ये है कण और ये कंपन कर रही है, तो कण के कंपन की अधिकतम दूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कंपन कर रही है तो ये उसका आयाम हुआ। ठीक है, ये उसका हुआ। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए इस तरह से अगर तरंग है तो इसमें ये आयाम हुआ उसका। ठीक है, ये अधिकतम वो कंपन की यहाँ पे पहुँच रही है मैक्सिमम, तो इसको बोलेंगे उसका आयाम। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि क्या है, देखिए जब भी हम जो है कोई आवाज़ उत्पन्न करते हैं तो वो सामने किसी भी सतह से टकराने के बाद वापस फिर सुनाई पड़ती है। ठीक है, और उसको जो है स्पष्ट अगर हमें सुनना है तो ये ज़रूरी है कि हमारे और उस जो रोक है उसके बीच में कम से कम 17.2 मीटर का डिफरेंस हो। कितना, 17.2 मीटर का, क्योंकि हम जो भी ध्वनि एक बार सुनते हैं उसका हमारे मस्तिष्क पे 0.1 सेकेंड तक असर रहता है। ठीक है, और इतने समय में जो ये ध्वनि है ये जो है 34.4 मीटर तक जो है दूरी तय कर लेती है। तो हमें अगर साफ ध्वनि सुननी है तो कम से कम इतनी जो है दूरी ताकि ध्वनि तय कर पाए, यानी कि हम इतने टाइम तक जो हमारे मस्तिष्क में किसी ध्वनि का वो छाप बना रहता है उससे ज़्यादा समय बाद ही जब हमें ध्वनि सुनाई पड़ेगी तो हम उसे स्पष्ट सुन पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रतिध्वनि के लिए कम से कम जो है 34.4 मीटर जो है दूरी होनी चाहिए। यानी कि अगर हम किसी माध्यम से 17.2 मीटर दूर है तो वो पहले उतने दूर जाएगा, ट्रेवल करेगा, फिर उतने दूर आएगा तो वो 34.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रतिध्वनि सुनने के लिए कोई माध्यम हमसे स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कोई रुकावट जो है वो हमसे 17.2 मीटर की दूर पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा डॉपलर का जो प्रभाव है, डॉपलर प्रभाव के बारे में देखेंगे। जब कोई आवाज़ करती हुई माध्यम जो है वो गति करती रहती है तो हमें जो है उसकी जो आवाज़ है वो बदलती हुई प्रतीत होती है, उसकी आवृत्ति। ठीक है, वो एक ही तरीके से आवाज़ करती होती है लेकिन वो गति करती रहती है तो हमें जो है उसकी आवृत्ति बदलती हुई सी प्रतीत होती है। कैसे, जैसे कोई ट्रेन अगर आ रही है हॉर्न बजाते हुए, ठीक है, और हम एक जगह पे खड़े हैं तो ट्रेन जो हमारे पास जब आ रही है तो हमें जो है उसकी आवाज़ तेज़ सुनाई देती है। ठीक है, और जैसे जैसे दूर निकलने लगती है वैसे वैसे उसकी आवृत्ति हमको बदली हुई यानी धीमे सुनाई देने लगती है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये क्या है, ये है डॉपलर का प्रभाव। किसका, डॉपलर का। ठीक है, अब देखिएगा इसका यूज कहाँ पे होता है। पराश्रव्य तरंग जो होती है उसका उपयोग जो है सोनार में किया जाता है। सोनार का ये क्या काम है, ये समुद्र की गहराई में छुपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पराश्रव्य तरंग उसमें भेजा जाता है, वो जो है किसी वस्तु से टकरा के वापस लौटती है, तो इस हिसाब से जो है ये पता लगाया जाता है कि नीचे कौन सी वस्तु है। ठीक है, देखिए जो सामान्य बातचीत होती है उसका जो है 60 डेसिबल होती है, उसकी ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल होती है। जो शोर वगैरह होता है 80 डेसिबल से ऊपर का अगर शोर हो रहा है तो वो जो है हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है, चलिए ध्वनि से आप सबको लिए जो है जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सब आपको बता दी गई है। इस मतलब कि टॉपिक में या क्लास में जो भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतनी चीज़ आपको बताई जा रही है। जो इससे अधिक आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, ना तो पूछे जाने की कोई संभावना है, तो आपको उतना ही टारगेट करके बताया जाता है जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब